बिहार के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, जिससे पहले तेजस्वी की ओर से संदेश जारी किया गया है। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि एग्जिट पोल के नतीजों पर खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। जीत का उत्सव जनता को ही मनाने दें, किसी भी तरह के हुड़दंग से दूर रहें। अपनी जीत को समर्पित कर दो उस आम जन जो तकलीफों में जिम्मेवारी देने का मन बनाया है, उम्मीदवार के रूप में विधायक को और सरकार के रूप में तेजस्वी। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस एग्जिट पोल सर्वे पर गदगद दिखाई दे रही है और पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पटना स्थित कांग्रेस दफ्तर में समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की बिहार यूनिट के तमाम सचिव, लोकल इंचार्ज और पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी में अंदरूनी समीक्षा बैठक चल रही है। आगे की रणनीति को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया। दोनों नेता कल पटना पहुंचे, जहां सुरजेवाला ने एक बार फिर एनडीए पर निशाना साधा। वहीं साफ किया कि महागठबंधन में पदों को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है। एक थकी हारी ऐसी सरकार भाजपा और जदयू की, जिसने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। एग्जिट पोल का असर एनडीए पर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर और सीएम आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जीतन राम मांझी का कहना है कि एग्जिट पोल से उलट नतीजे आने वाले हैं। दिवाली के मौके पर इस बार योगी सरकार भव्य डिजिटल दीपावली मनाने की तैयारी कर रही है। वहीं अब 500 सालों में पहली बार राम जन्मभूमि पर होने जा रही दीपावली को यादगार बनाने में योगी सरकार जुट गई है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी होगी। अयोध्या में भक्तों के दीप जलाने के इंतजाम होंगे। इस बार लेजर शो के माध्यम से सरयू तट पर आतिशबाजी होगी। वहीं योगी सरकार अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन करेगी। वर्चुअल दीपोत्सव के लिए जल्द ही नई वेबसाइट लॉन्च होगी। ये वर्चुअल दीपोत्सव रियल जैसा अनुभव देगा। पोर्टल पर श्री राम लला विराजमान की तस्वीर होगी, जिसके सामने वर्चुअल दीप प्रज्वलित होगा। श्रद्धालु अपने भावानुसार मिट्टी, तांबे, स्टील और किसी अन्य धातु के दीप स्टैंड का चयन कर सकेंगे। घी, सरसों और तिल के तेल का विकल्प भी उपलब्ध होगा। तिरंगे को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की विवादित टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पल्ला झाड़ लिया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि महबूबा की विवादित टिप्पणी का खासा असर उनकी पार्टी पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम गुपकार घोषणा एजेंडे के अनुसार ही काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपोत्सव से पहले लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 19 परियोजनाओं के लोकार्पण में लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि शिलान्यास वाली परियोजनाओं में लगभग 465 करोड़ रुपए की लागत आई है। खास बात यह है कि ये सभी 19 परियोजनाएं कोरोना काल में पूरी हुई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के पक्ष में मुकर रहे कंप्यूटर बाबा के खिलाफ शिवराज सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर में अवैध रूप से अतिक्रमण कर तैयार की गई संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। साथ ही कंप्यूटर बाबा सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम और मंदिर बिना किसी नोटिस के तोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। ड्रग्स मामले पर जारी छानबीन में एनसीबी ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर से ड्रग्स बरामद किए हैं। इस सिलसिले में एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी शबाना सईद को मुंबई स्थित उनके घर से 2 गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया। वहीं फिरोज को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे लेकर सम्मन भेजा गया है। नाडियावाला कल छापे के दौरान घर पर नहीं थे। एनसीबी ड्रग्स को लेकर फुल एक्शन में है।
एनसीबी ने अवैध नशीले पदार्थ रखने के संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 717 ग्राम गांजा, 74.1 ग्राम चरस और 95.1 ग्राम एमडी बरामद किया गया है। इसके अलावा कई सारे रुपए भी बरामद किए गए हैं। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को फिर समन भेजा है। करिश्मा को कल पेश होने के लिए कहा गया है। लद्दाख में भारत और चीन एलएसी पर सैनिकों को हटाने को लेकर आपसी सहमति के करीब पहुंच रहे हैं। तनाव को सामान्य करने को लेकर अब दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 8 दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में तौर तरीकों को अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सभी विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में एलओसी के पास चल रहे ऑपरेशन में 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। सुरक्षा बल के जवानों ने एलओसी पर आतंकियों के घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी। इसमें 2 घुसपैठिए मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर में कल शाम करीब 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल राज्य में इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.0 आंकी गई। इससे पहले पहलगाम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 थी। महाराष्ट्र में जल्द ही मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। उद्धव सरकार ने दीपावली के बाद मंदिर खुलने के संकेत दिए हैं। हालांकि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही उद्धव ठाकरे ने दीपावली के मौके पर कम से कम पटाखे जलाने की अपील की है। हालांकि महाराष्ट्र में पटाखे जलाने पर अभी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उद्धव ने साफ किया कि अब महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही उद्धव ने कहा कि दीपावली के बाद हालातों पर मंथन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं। हरियाणा में दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन के फैसले को हटा दिया गया है। अब हरियाणा में 2 घंटे पटाखे बजाने की इजाजत होगी। वहीं पटाखों की बिक्री भी जारी रहेगी। दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा ने दीपावली पर पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया था। हालांकि अब इस प्रतिबंध में थोड़ी छूट दी गई है। दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग ने पटाखों को बेचने के लिए दिए गए अभी अस्थायी लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। साथ ही आदेश जारी किया है कि अगर पटाखे बेचे तो उसके खिलाफ एनजीटी के आदेश के हिसाब से कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने पटाखों की अवैध बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बिना लाइसेंस बेचे जा रहे 600 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त किए हैं। रियाद से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल हाइड्रोलिक रिसाव के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस दौरान फ्लाइट में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान फिलहाल सामने नहीं आया है। वहीं लैंडिंग के वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों का नया रिकॉर्ड बन गया। पिछले 24 घंटे में 7,745 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली में एक्टिव केस 42,000 हैं। दिल्ली का रिकवरी रेट करीब 88% है। दिल्ली में कुल कोरोना केस की तादाद 4,38,000 हो चुकी है। दिल्ली में 50 लाख टेस्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। हालांकि यहां 8,000 से ज्यादा मरीज एक दिन में ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना केस की कुल तादाद 17,20,000 हो चुकी है। अब तक यहां 45,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बरेली में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। इस बार एक शख्स ने पर्चे पर लिखकर और फोन करके 3 तलाक दिया है। फोन पर पत्नी पति से गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पति ने 3 बार तलाक बोल दिया।
अब केस थाने में दर्ज हुआ है। इस शख्स ने शादी के 3 साल बाद पत्नी को तलाक दिया। अमरावती पुलिस रेत की तस्करी करने वालों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी तादाद में कई ट्रक बालू जब्त किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश पांढुर्ना से महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला में अवैध तरीके से रेत की तस्करी होती है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया। पुलिस ने 35 ट्रक और डंपर पकड़े और कई लोगों को हिरासत में लिया है। सुकमा के कोड़ा गांव में नदी में नहाने गए 3 बच्चों में 2 की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को अभी तलाशा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चावरा हायर सेकेंडरी स्कूल के 8 बच्चे नारंगी नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त 3 बच्चे नदी की धार में बह गए। बच्चों के शव स्थानीय लोगों ने निकाले। गांव वालों का आरोप है कि सूचना देने के करीब 6 घंटे बाद गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। वहीं जिन घरों के बच्चे पानी में डूबे उनका रो रो कर बुरा हाल है। यूपी के सिद्धार्थनगर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में लाठी डंडे और फावड़े हैं। बताया जा रहा है कि मामला थाना चिरलिया का है। आरोपों के मुताबिक एक पक्ष के खेत में कुछ दबंग पानी गिरा रहे थे। इसकी शिकायत करने पीड़ित पुलिस के पास भी पहुंचा था, मगर पुलिस ने मदद नहीं की तो वो खुद ही दबंगों से भिड़ गया। दोनों पक्षों की ओर से मारपीट की खबर है। मारपीट के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। मुरादाबाद के कुंदरकी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने ही चचेरे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक कत्ल के आरोपी और मृतक बच्चे के बड़े भाई पर रेप का आरोप था। आरोपी ने जानबूझकर अपने चचेरे भाई की हत्या इसलिए की ताकि वो रेप मामले में वादी को फंसा सके और उस पर दबाव डालकर रेप का मामला खत्म करा सके। मगर ये सब होता उसके पहले ही पुलिस ने कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर एक कार लूट ली। जानकारी के मुताबिक तीनों बदमाशों ने कार को किराए पर लिया। कार के ड्राइवर को अपने साथ ले गए। एक जगह खाना खाने के लिए रुके। यहीं बदमाशों ने कार के ड्राइवर को बंदूक दिखाकर उसे बाहर फेंक दिया और कार लेकर फरार हो गए। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली ने हैदराबाद को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहली बार एंट्री मारी है। मंगलवार को फाइनल में दिल्ली की टक्कर मुंबई से होगी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 189 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम दिल्ली के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। 172 रन पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दी। दिल्ली की तरफ से इस बार शिखर धवन का बल्ला चमका। शिखर धवन ने 78 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से कागिसो रबाडा ने 29 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि स्टोइनिस ने हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद को दूसरे ओवर में ही जोर का झटका लगा, जब कप्तान डेविड वार्नर की गिल्लियां रबाडा ने बिखेर दी। वार्नर सिर्फ 2 रन ही बना सके। कुछ हद तक दिल्ली की गेंदबाजी का सामना केन विलियमसन ने किया। केन विलियमसन ने 67 रनों की पारी खेली, जो काम न आई। इसके बाद ओवर बीतते गए, विकेट गिरते रहे और 8 विकेट पर हैदराबाद 172 रन ही बटोर सकी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता का धन्यवाद किया। बाइडेन ने कहा कि देश ने मुझ पर भरोसा किया है, जिस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बाइडेन ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी। 14 दिसंबर को इलेक्टर्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। भारतीय, अमेरिकी और दक्षिण एशियाई प्रवासी लोगों वाले राजनीतिक संगठनों ने कमला हैरिस की जीत को बड़ी बात बताया। इस जीत से साफ हुआ कि अश्वेत लोग भी अमेरिका का हिस्सा हैं। जो बाइडेन के भाषण के दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने आतिशबाजी कर आसमान में बाइडेन और हैरिस का नाम लिखा। भाषण के दौरान जो बाइडेन और कमला हैरिस का पूरा परिवार मौजूद रहा।
लाल, सफेद और नीली रोशनी में न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नजर आई। राष्ट्रपति चुनाव पर आए फैसले के सम्मान में अमेरिकी झंडे के रंग में बिल्डिंग पर रोशनी बिखेरी गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करते हुए बाइडेन को जीत की बधाई दी है। वहीं दोनों देशों को साथ मिलकर काम करने की बात कही। इससे पहले भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी बधाई दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक 5,30,69,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, जहां तेजी से दोबारा से केस बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के सेना प्रमुख ने विश्व के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। सेना प्रमुख ने कहा कि कोरोना महामारी और डूबती वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।